अरे बच्चों, क्लास 12 विषय भूगोल का हम लोग गेस्ट पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे। ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन जो है वो है मानव भूगोल के क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर है मानव भूगोल मानव एवं प्रकृति की अन्योन्य क्रिया का सामयिक एवं स्थानीय अध्ययन है। अध्ययन की विषय वस्तु में विशिष्टता बढ़ते जाने के कारण इसका विषय क्षेत्र काफी विस्तृत है। यह मानव के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं अन्य सभी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करता है। सामाजिक भूगोल के तहत यह मानव के व्यवहारवादी पक्ष, सामाजिक कल्याण, लिंग, इतिहास तथा चिकित्सा संबंधी पहलुओं का अध्ययन करता है। नगरीय भूगोल के अंतर्गत नगरों के कार्य, वर्गीकरण, विकास, नियोजन इत्यादि का, जबकि राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत मुख्य रूप से निर्वाचन एवं सैन्य पक्ष का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या भूगोल के तहत जनसंख्या संबंधी तत्वों का स्थानीय एवं कालकीय अध्ययन एवं आर्थिक भूगोल के अंतर्गत संसाधन, कृषि, उद्योग, विपणन, परिवहन, पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का विस्तृत होता जाना इसके विस्तृत होते परिमंडल का परिचायक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, धात्विक एवं अधात्विक खनिजों के बीच अंतर करें। तो आंसर होगा, जिन खनिजों में धातु का अंश उपस्थित होता है उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। यह काफी मजबूत होता है, इसे मनचाहा आकार दिया जाना संभव है, जैसे लोहा, तांबा, चांदी, सोना इत्यादि। जिन खनिजों में धातु का अंश उपस्थित नहीं होता उन्हें अधात्विक खनिज कहा जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। 10वां है फुटकर व्यापार का विश्लेषण कीजिए। तो फुटकर व्यापार उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित व्यापारिक क्रियाकलापों को फुटकर व्यापार कहा जाता है। फुटकर व्यापार अधिकांशतः विक्रय के नियत प्रतिष्ठानों एवं भंडारों से संपन्न होता है। फेरी, रेहड़ी, ट्रक, द्वार के से द्वार, डाक आदि दूरभाष, स्वचालित बिक्री मशीनें तथा इंटरनेट फुटकर बिक्री के भंडार रहित उदाहरण है। फुटकर विक्रेता वह व्यापारी होते हैं जो थोक विक्रेताओं से और कभी कभी सीधे उत्पादक से माल का क्रय कर उपभोक्ताओं को बेच देते हैं। वे साधारणतः अपने कार्य की फुटकर दुकानों के माध्यम से करते हैं तथा माल का विक्रय थोड़ी मात्रा में करते हैं। वे दिन प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली वस्तुओं का व्यापार करते हैं। समानतः थोक विक्रेता के मुकाबले फुटकर व्यापारी को बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है तथा वह व्यापार में नगद लेन देन करता है। फुटकर व्यापारी के प्रमुख कार्य है उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की सतत पूर्ति करना, उपभोक्ताओं से अच्छे संबंध बनाकर उन्हें माल वापसी की सुविधा देना, उपभोक्ताओं को नगद माल बेचने के साथ ही कभी कभी उधार माल देने की जोखिम उठाना, श्रेणी रहित वस्तुओं को श्रेणीबद्ध करना। फुटकर व्यापार भंडार 3 प्रकार के होते हैं, उपभोक्ता भंडार, विभागीय भंडार और श्रृंखला भंडार। 11 क्वेश्चन है, कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। आंसर है, कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण। कच्चे माल पर आधारित उद्योग को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, कृषि आधारित उद्योग। तो इस वर्ग के उद्योग कृषि से प्राप्त उत्पादों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। ऐसे उद्योग में भोजन प्रसंस्करण उद्योग, चीनी उद्योग, सूती व रेशमी वस्त्र उद्योग, जूट, चाय, कॉफी और रबड़ उद्योग सम्मिलित है। खनिज आधारित उद्योग, इस वर्ग में वे उद्योग सम्मिलित हैं जो कच्चे माल के रूप में खनिजों का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ उद्योग लौह अंश वाले धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग, जबकि कुछ उद्योग अलौह धात्विक खनिजों का प्रयोग करते हैं, जैसे तांबा, एल्युमिनियम एवं रत्न आभूषण उद्योग। दूसरी ओर कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो कच्चे माल के रूप में अधात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे सीमेंट व चीनी मिट्टी के बर्तनों का उद्योग। तीसरा है रासायनिक आधारित उद्योग। तो इस वर्ग के उद्योग कच्चे माल के रूप में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। पेट्रो रसायन उद्योग, नमक उद्योग, गंधक उद्योग, पोटाश उद्योग, प्लास्टिक उद्योग तथा कृत्रिम रेशे बनाने का उद्योग इस वर्ग के प्रमुख रासायनिक उद्योग है।
12 नंबर क्वेश्चन है, नियोजित बस्तियां क्या होती है, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो सरकार द्वारा एक निश्चित योजना के अंतर्गत बसाई गई बस्तियों को नियोजित बस्तियां कहते हैं। सरकार द्वारा किसानों से अधिकृत की गई भूमि पर निवासियों को समस्त प्रकार की सुविधाएं जैसे आवास, पानी एवं अन्य अवसंरचना आदि उपलब्ध करवाकर बस्तियों को विकसित किया जाता है। उदाहरण, इथोपिया में वहां की सरकार द्वारा ग्रामीकरण योजना एवं भारत में इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में नहरी बस्तियां आदि नियोजित बस्तियों के प्रमुख उदाहरण हैं। 13, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारकों का वर्णन करें। तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने में 3 कारक निम्नलिखित है। पहला है बाजार तथा अभिगम्यता, मतलब पहुंच। जिन उद्योगों में किसी उद्योग विशेष की वस्तुओं की खपत होती है वही वे उद्योग प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा करने से तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने का व्यय कम हो जाता है। यह तब अधिक लाभप्रद होता है जब तैयार माल कच्चे माल की तुलना में अधिक भारी होता है। इसी कारण सीमेंट, फर्नीचर, कांच, मिट्टी के बर्तन, चीनी के बर्तन आदि उद्योग खपत क्षेत्र की समीपता पर निर्भर रहते हैं। दूसरा है कच्चे माल की प्राप्ति तक अधिगम्यता। तो उद्योगों में बहुत बड़ी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता होती है। यदि यह कच्चा माल दूर से मंगाया जाता है तो परिवहन में काफ़ी खर्च होता है। यदि कच्चा माल भारी है तो परिवहन मूल्य अधिक लगता है और लागत खर्च बढ़ जाता है। अतः जिन क्षेत्रों में भारी कच्चे माल की प्राप्ति तक की अधिगम्यता होती है उनमें विनिर्माण उद्योग लगाए जा सकते हैं, जैसे चीनी के कारखाने, सीमेंट की फैक्ट्रियां, लुगदी का बनाना, कागज उद्योग आदि कच्चे माल की सुलभता मिलने पर निर्भर रहते हैं। तीसरा है शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता। तो ऐसे उद्योग जिनमें ऊर्जा की खपत बहुत अधिक होती है उनको ऊर्जा उत्पादक स्रोतों के समीप ही स्थापित किया जाता है, जैसे एल्युमिनियम उद्योग। शक्ति के स्रोतों में कोयला के अलावा खनिज तेल तथा जल विद्युत भी सम्मिलित होते हैं। 14 है वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दें। तो पहला सुझाव है कारखानों की चिमनियों में फिल्टर का प्रयोग होना चाहिए। दूसरा, चिमनियों की ऊंचाई अधिक से अधिक होनी चाहिए। क्लोरो फ्लोरोकार्बन के उपयोग पर रोक लगनी चाहिए। शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग वाहनों में होना चाहिए। आधुनिक तकनीक से बने घरेलू उपयोग के इको फ्रेंडली सामानों का उपयोग किया जाना चाहिए। और लास्ट है कारखानों को सघन बस्तियों से दूर स्थापित किया जाना चाहिए। अब यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 15 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन है, भारत में इसकी संभावना की चर्चा करें। तो ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत सूर्य, पवन, ज्वार और लहरें हैं। भूताप और जैविक उत्पाद है। इनसे प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय और तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जैव ऊर्जा कहते हैं। ये सभी ऊर्जा के सतत पोषणीय स्रोत है। ये कभी खत्म नहीं हो सकते और इनका नवीकरण होता है। ये ऊर्जा स्रोत समान रूप से वितरित तथा पर्यावरण अनुकूल है। इन स्रोतों का आरंभिक लागत अधिक होता है किंतु इसके बावजूद ये अधिक टिकाऊ, पारिस्थितिक अनुकूल तथा सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। इसका विवरण निम्न है। पहला है सौर ऊर्जा। तो ऊर्जा का वैसा रूप जिसे सौर प्लेटों के सहारे सूर्य की किरणों से प्राप्त किया जाता है सौर ऊर्जा कहलाता है। इस प्रकार की ऊर्जा कोयला एवं तेल आधारित संयंत्रों की अपेक्षा 7% अधिक तथा नाभिकीय ऊर्जा 10% अधिक प्रभावी है। भारत के पश्चिमी भागों गुजरात व राजस्थान में सौर विकास की संभावनाएं अधिक है। दूसरा है पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा पूर्ण रूपेण प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का माने अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रवाहित स्रोत से ऊर्जा को परिवर्तित करने की अभियांत्रिकी बिल्कुल सरल है। पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तीसरा है ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा। तो महासागरीय धाराएं ऊर्जा का अपरिमित भंडार है। 17वीं 18वीं शताब्दी के आरंभ में ही अविरल ज्वारीय तरंगों और महासागरीय धाराओं से अधिक ऊर्जा तंत्र बनाने के निरंतर प्रयास जारी है। भारत के पश्चिमी तट पर बृहद ज्वारीय तरंगें उत्पन्न होती है। भूतापीय ऊर्जा। जब पृथ्वी के गर्मी से मैग्मा निकलता है तो अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त होती है। उस ताप ऊर्जा को सफलतापूर्वक काम में लाया जा सकता है जिसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। भारत में जैव ऊर्जा की पर्याप्त संभाव्यता है। इस उसे ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा अथवा खाना पकाने के लिए गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। यह अपशिष्ट एवं कूड़ा कचरा
प्रक्रमित करेगा एवं ऊर्जा भी पैदा करेगा। यह ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक जीवन को भी बेहतर बनाएगा और पर्यावरण प्रदूषण घटाएगा, उसकी आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा और जलाऊ लकड़ी पर दबाव कम करेगा। 16 रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं बताएं एवं प्रमुख रोपण फसलों के नाम लिखें। तो रोपण कृषि यूरोप वासियों द्वारा की जाने वाली मुख्य कृषि प्रणाली है। रोपण कृषि को बागानी कृषि भी कहते हैं। यह प्रणाली में पौधा को एक बार रोप दिया जाता है और कई वर्षों तक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। रोपण कृषि में चाय, कॉफी, कोको, रबड़, गन्ना, केला, कपास, नारियल इत्यादि के पौधे रोपे जाते हैं। ब्रिटेन निवासियों द्वारा भारत और श्रीलंका में चाय के पौधे को रोपा गया था। इसी प्रकार फ्रांसीसियों द्वारा पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी और कोको की पौधे, मलेशिया में रबड़, पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना एवं केले के पौधे लगाए गए। रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार के बागानों के आकार बड़े होते हैं। इन्हें अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है। बागानों को कारखानों तथा बाजारों से जोड़ने के लिए सस्ते परिवहन का प्रयोग किया जाता है। सस्ता अकुशल श्रम स्थानीय लोगों से प्राप्त किया जाता है। यह एक फसली कृषि होती है। एक बार रोपण कर देने के बाद कई वर्षों तक इसे उत्पादन मिलता रहता है। यह एक फसली कृषि है जिसमें भौगोलिक दशाओं के अनुसार किसी एक फसल के उत्पादन पर ही जोर दिया जाता है। चूंकि रोपण या बागानी कृषि व्यापार के लिए की जाती है, यह फसल ऐसे स्थान पर लगाई जाती है जहां परिवहन आसानी से हो। रोपण फसलों के नाम है कहवा, चाय, रबड़, कोको, गन्ना, केला, नारियल, कपास आदि सम्मिलित किए जाते हैं। 17 भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की व्याख्या कीजिए। तो सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने भारत में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों की नई संभावनाएं उत्पन्न कर दी है और देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है। इसका मुख्य प्रभाव रोजगार अवसर के सृजन पर पड़ा है, जो प्रतिवर्ष दुगना हो रहा है। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग सूचना से संबंधित उद्योग है, जिसमें ट्रांजिस्टर, टेलीविजन, पेपर, टेलीफोन, राडार, सेल्युलर, टेलीकॉम, लेजर, अंतरिक्ष उपकरण, कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, प्रक्रिया सामग्री इत्यादि का निर्माण होता है। ये सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद है, अतः इस उद्योग को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग भी कहते हैं। इसमें विशिष्ट नए ज्ञान, उच्च प्रौद्योगिकी और निरंतर शोध एवं अनुसंधान की आवश्यकता रहता है, अतः इसे और उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग या ज्ञान पर आधारित उद्योग भी कहा जाता है। इसका कुल व्यापार 1989-90 में 3.45 अरब रुपये का था, जो बढ़कर 2000 से 2001 में 377.50 अरब रुपये हो गया। सॉफ्टवेयर उद्योग इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उद्योग से आगे निकल गया। 18 है भारत में चावल के उत्पादन एवं वितरण का विवरण दीजिए। तो भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा बड़ा धान उत्पादक देश है। धान की खेती भारत की कुल कृषि भूमि के 1/4 भाग में की जाती है। यह देश के 3/4 लोगों का प्रमुख खाद्यान्न है। धान उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की फसल है। इसे बोते समय 20 डिग्री सेल्सियस तथा पकते समय 27 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक है। धान के खेत में कई महीनों तक पानी भरा रहना आवश्यक है। इसकी खेती के लिए 75 से 200 सेंटीमीटर वर्षा आदर्श है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता रहती है। धान की खेती के लिए केवाल या चिकनी मिट्टी उपयुक्त होती है। पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर धान की खेती होती है। धान की रोपाई, कटाई और चावल की तैयारी में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। जहाँ ये दशाएं उपलब्ध है, वहाँ चावल की गहन कृषि की जाती है। धान की खेती प्रायः भारत के सभी भागों में की जाती है, परंतु इसका प्रधान उत्पादक क्षेत्र देश का पूर्वी भाग है। गंगा का मध्यवर्ती या निचला मैदान, असम घाटी तथा पूर्वी तटीय मैदान और डेल्टा में धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। देश का 90% चावल पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है। इन सभी क्षेत्रों में चावल उत्पादक की उपयुक्त भौगोलिक दशाएं पाई जाती है। 19 नंबर क्वेश्चन है, गहन निर्वाह कृषि का वर्णन करें। तो गहन निर्वाह कृषि मानसून प्रदेश की कृषि है, जो चीन, जापान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, कम्पुचिया तथा हिंद महासागर के द्वीपों में की जाती। जनसंख्या दबाव अधिक होने के कारण छोटे होते जा रहे खेतों में परंपरागत कृषि यंत्र का प्रयोग यहाँ किया जाता है, जिससे प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम पाई जाती है। कृषि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव के कारण ही यहाँ गहन जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। गहन निर्वाह कृषि दो प्रकार के, चावल प्रधान कृषि और चावल रहित कृषि। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि क्षेत्र में चावल की खेती प्रमुखता से की जाती है। भूमि का गहन उपयोग होते हुए भी
यहाँ मानवीय श्रम का प्रयोग अधिक होता है। उर्वरता को कायम रखने के लिए गोबर की खाद का उपयोग करने वाले इस किसी प्रकार में प्रति इकाई उत्पादन अधिक किंतु प्रति किसान उत्पादन कम होता है। उच्चावच जलवायु, मिट्टी तथा अन्य भौगोलिक कारकों की विविधता के कारण कुछ क्षेत्रों में धान की खेती नहीं की जा सकती है। ऐसे क्षेत्रों में गेहूं और ज्वार बाजरा उगाया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित तेल शोधक केंद्रों को दर्शाएं। जिसमें आपको मथुरा है, बरौनी है, हल्दिया है, जामनगर है, कोची को दिखाना है। तो ये है आपका भारत का मैप। थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। ये है आपका भारत का मैप और यहाँ पर आप देख सकते हैं मथुरा, यहाँ पर आपका है बरौनी, यहाँ पर है आपका हल्दिया, ये है आपका जामनगर। तो ये और यहाँ पर आपको नीचे में देख सकते हैं, यहाँ पर आपका है कोची। तो इसको आपको भारत के मैप में बताना था। मैप को आप देख सकते हैं। तो बच्चों, ये थे भूगोल सेट 1 का महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। इसको आप अच्छे से जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।